जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। कतर के अंदर 8 भारतीय नौसैनिक जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई है, वहां की अदालत ने यह फरमान सुनाया है। अब 2 दिनों से हमारे देश के अंदर जिस विषय पे चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया के अंदर चर्चाएं चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा है, जिस विषय पे चर्चा है वो विषय ये है कि भारत सरकार अब क्या कर रही है। क्या हमारे देश के 8 पूर्व नौसैनिक जो भारतीय नौसैनिक है, क्या वो बचेंगे या सजाए मौत उन्हें जो सुनाया गया है वो दे दिया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच में तमाम तरह के विशेषज्ञ सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रयास कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जो खबर आई कि हम कानूनी तौर पर जो भी मदद करनी है उसका बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। बहुत चीजें सार्वजनिक रूप से चर्चाएं के अंदर नहीं की जा सकते हैं, नहीं ला सकते, लेकिन इन सबों के बीच में एक रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे भारत देश के जो कतर में रह चुके पूर्व राजनयिक, उनका बयान का जो मायने होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हमारे तरफ से देरी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, और क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो कवायद है, इसमें देर करके उनके परिवारजन तो बिल्कुल परेशान होंगे ही होंगे। उनका कुछ राजनयिक कनेक्शन तो नहीं है। बहुत पतला सा लाइन है जिसे समझने का प्रयास कर रहे हैं आज। दरअसल 8 नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक कतर के अंदर काम कर रहे थे। उन 8 के नाम अब सुन लीजिए। फिर पूर्व राजनयिक ने क्या कहा उसको पूरी शालीनता से सुनिएगा और बिना किसी लाग लपेट के आप खुद यह समझने के बाद आप उस चीज को समझ पाएंगे कि हमारा भारत सरकार जो है क्या कर सकती है, और जो होगा उसका श्रेय जो है किसे मिलना चाहिए। क्योंकि यहां पर अच्छे का काम का श्रेय लेने के लिए हमारे देश में होड़ लगी हुई है। उस होड़ के अंदर बाकी सब साइड हो जाते हैं, एक ही चेहरा नजर आता है उस श्रेय के लिए, जो हमारे देश के अंदर आप बखूबी जानते हो चेहरा कौन है। नाकामी के लिए कोई चर्चा नहीं करना चाहता, चाहे गोदी मीडिया कह लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, वो भी चादर ढक करके सो जाती है। तो जरा उन 8 नामों को जरा आप सुन लीजिए और फिर एक बात, ये बात की हम पूरी जिक्र करते हैं जो कि क्या कहा पूर्व राजनयिक ने। ये 8 नाम थे: कैप्टन नौतेन सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पुनेंदु तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर सुगनाकर पकाला ओडिशा के अंदर है। इनके परिवार वाले भी सामने है किस तरीके से सरकार इन्हें छुड़ा करके लाए। कमांडर अमित नागपाल और सेलर जो है, जो नाविक है, वो रागेश। ये सारे के सारे दहरा ग्लोबल के अंदर काम करते थे। दहरा ग्लोबल जो है, जो डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर है कतर के अंदर, वहां काम करते थे सारे लोग। और इनको 8 अगस्त 2022 को जो है वहां गिरफ्तार कर लिया गया था। 2022 में संसद के भीतर भी यह मामला उठा था। हम आपको अगर बताएं, इस मामले की चर्चाएं देश में नहीं हुई ज्यादा, लेकिन 8 अगस्त से ये पूरे चुपचाप तरीके से हमारे देश में बंद पड़ा हुआ था, और उन्हें पता भी नहीं था किस जेल में थे, कहां थे, नहीं थे। और संसद के अंदर जो है सो ये मामला उठा था। सेना के अफसर रह चुके हैं, भारतीय हैं, तो उनके परिवार वालों ने इस मामले को जब थोड़ा आगे बढ़ाया तो संसद के अंदर ये मामला जब उठा तो जवाब मिला वहां पे विदेश मंत्रालय के द्वारा से कि इस पर हम बातें कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से समाधान कर लेंगे, और इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला और इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है कतर सरकार के द्वारा। अब जिसकी बातें हम कर रहे हैं, जिनकी चर्चाएं, जो बातें, जिन बात का केपी फैबियन जो है, जिनकी हम बता रहे हैं कि कतर के भारत के जो राजदूत रह चुके हैं कतर के अंदर, रक्षा मामलों के जो जानकार हैं, उन्होंने वो जो बयान दिया, कुछ बातें कही, इस बातों पे जरा ध्यान देते हैं कि आखिर ये मामला क्या हो सकता है। फैबियन ने एक बात कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी को फांसी दी जानी चाहिए। पहली बात कि हमें नहीं लगता कि 8-9 ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर हैं, उनको फांसी देना चाहिए। अब फांसी रुकेगी कैसे, इसका उन्होंने रास्ता भी सुझाया, जो कतर के अंदर रह करके जो देखा उन्होंने,
उसके लिए रास्ता बताया और उन्होंने फिलिस्तीन का उदाहरण दिया। फिलीपींस का एक नागरिक कतर के अंदर नौकरी करता था, कतर जनरल पेट्रोलियम में। उसके दो मित्र थे वायुसेना के अंदर। आरोप उस पर लग गया था कि वायुसेना में जो काम करने वाले उसके दोनों जो साथी हैं, फोन के ऊपर उनसे बातचीत करते हैं और वायुसेना की जानकारियां जो है वो लीक करते हैं और उन फिलीपीनी नागरिक को बता देते हैं ये बात। फिलीपींस का वो नागरिक जो है इन जानकारियों को जो अपने देश में यानी फिलीपींस के अंदर बता देता है। कुल मिलाकर के जासूसी का आरोप उनके ऊपर भी था। इस तरीके से गोपनीयता जो है, जो रक्षा क्षेत्र से राष्ट्रीय सुरक्षा से जो गोपनीय जो भी जानकारियों को जो अगर लीक करने का जो मामला होता है वो उनके ऊपर भी लगा था। तीनों की गिरफ्तारी हो गई और फिलीपीनी नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गई। बाकी जो दो नागरिक थे ना, उसको 25-25 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन फिलीपीनी नागरिक को बाद में उसकी जो मौत की सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदला गया और फिर 25 साल की जो सजा मिली थी दोनों को 25-25 साल की, उसको 15-15 साल कर दिया गया, कम किया गया। और ये हुआ कैसे, यही रास्ता जो है केपी फैबियन साहब ने क्लियर किया, बताया था। दरअसल जो है साल में 2 बार ऐसा होता है कतर के अंदर, जब कतर के अमीर और कैदियों की सजा में कटौती या फिर सजा माफी के ऊपर फैसला लेते हैं। कतर के अमीर जो हैं तमीम बिन हमद अल थानी, और इनको यह अधिकार है साल में 2 मौकों के ऊपर जब कैदियों की सजा माफी या फिर सजा में कटौती का ऐलान वो करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है बाकायदा आधिकारिक रूप से जो है वहां पर गुहार लगानी पड़ती है। और अगर कतर के अमीर के सामने समय पर वक्त के भीतर अगर ये गुहार अगर नहीं लगाया गया तो इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होता। अगर तय समय के अंदर, अगर समय सीमा के भीतर में अगर गुहार वहां पहुंच जाती है तो उसके ऊपर गंभीरता से सोच विचार करके चिंतन मनन करके सजा में कुछ माफी या फिर कटौती का कुछ फैसला सामने आता है कतर के अमीर। और भारत के पास यह रास्ता खुला हुआ है। और पीछे इसका एक और उदाहरण जो फिलीपींस नागरिक के मामले में है, जहां पे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और इसीलिए फैबियन साहब ने बताया शायद कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को, ऑफिसर्स को फांसी नहीं दी जाएगी, वो बच सकते हैं। लेकिन ये पहल करना होगा, ये जो अनुरोध जो करना पड़ेगा, ये काम जो भारत सरकार का है। अब यहीं पर एक जो हम जो कह रहे थे आपसे कि ये रास्ता खुला हुआ है, एग्जाम्पल पहले मिल चुका है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। इसमें एक प्रयास गंभीरता से अगर करे, राजनैतिक लाभ के अगर एंगल को आप देखिएगा, अवसर को अगर टटोलिएगा तो दोनों को किनारे करके और अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए कतर में अमीर के यहां जो है गुहार लगानी होगी। इसके लिए टाइमिंग भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, समय सीमा देखने की ज्यादा जरूरत है। सामान्य रूप से हमारे देश में ऐसे भी समय पे राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग अपने टाइम टेबल देखने लगते हैं, चुनाव का समय देखने लगते हैं। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। आगे चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 का। यह लोकसभा चुनाव जो है इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा जीत उनके लिए जरूरी हो जाती है। तो इन मामलों से बिल्कुल अलग अगर बात करें, कूटनीतिक जो कूटनीति राजनीति, इस ऑप्शंस के बावजूद भी यूएन के अंदर में जाने का रास्ता है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अंदर पहुंचने का रास्ता है। जैसे कुलभूषण यादव के मामले में गए थे, वहां कूटनीतिक दबाव बनाने का रास्ता है। लेकिन इन सबों के बीच एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि जिसके तरफ इशारा किया फैबियन साहब ने, केपी फैबियन साहब का इशारा था कि उन्होंने कहा G20, जिस G20 का ढोल जो है ना जमकर हिंदुस्तान के अंदर पीटा गया, बजाया गया और अब तक किया जा रहा है, बजाया जा रहा है। आप जी भी 2 दिन पहले संघ प्रमुख ने दशहरा के मौके पर फिर G20 का जिक्र किया कि हमारे मेहमान नवाजी के पूरा दुनिया जो है कायल हो गया, पूरा दुनिया ने मेहमान नवाजी को देखा। लेकिन केपी फैबियन साहब ने जो बिंदु, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे उन्होंने अपनी उंगलियां रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण था। केपी फैबियन साहब का कहना था G20 ने सऊदी के अंदर केवल सऊदी अरब को बुलाए जाने के बजाय GCC जो कि गोल्फ
कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद, एक खाड़ी सहयोग परिषद जो फारस की खाड़ी से घिरे हुए देश जो भी हैं उनका है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अंदर जो शामिल देश है वो बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। अगर इस जीसीसी को जो है आमंत्रित किया गया होता G20 के भीतर, जीसीसी अगर आमंत्रण मिलता तो ये आते भी, तो हमारे बीच एक कूटनीति संबंध जो है आज की तारीख में और मजबूत होती और मजबूत होकर के सामने निकल करके आता, जो इस मामले में शायद कतर कोई निर्णय लेता तो अपनी कूटनीति संबंधों को भी ध्यान में रखता। इतना ही नहीं है, कतर ने यह फैसला किया भारत का स्टैंड जो है यूएन के अंदर, ये मैं फैक्ट कह रहा हूं, आप समझिए इसको, कि यूएन के अंदर गाजा में संघर्ष विराम जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव के पक्ष में प्रस्ताव था क्या कि गाजा के अंदर जो युद्ध है उसको विराम दिया जाए, यानी शांति को प्रस्ताव किया, शांति स्थापित किया जाए, इसकी प्रस्ताव आया था। किसी की निंदा नहीं हो रही थी, यहाँ पे प्रशंसा की बात हो रही थी, शांति की प्रस्ताव आया था। तो अतीत के अंदर क्या हुआ, गंगा में कितना चर्चाएं ये सब की नहीं थी। आप शांति प्रस्ताव के ऊपर देखिए, युद्ध विराम के ऊपर जो बातें हो रही थी, जो प्रस्ताव था उसमें 100 करीब 20 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया। कहीं कहीं 114 दिखाता है, कहीं कहीं 120। भारत उन देशों के भीतर थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के ऊपर समर्थन नहीं किया, मतलब मतदान किया ही नहीं, वो अब्सटेन कर गए, विरोध में करने के बजाय या फिर समर्थन में करने के बजाय इस अति से दूरी बना लिया, नहीं समर्थन में गए नहीं विरोध में गए, यानी ऑप्शन न्यूट्रल हो गए। ऐसे मामले में न्यूट्रल निंदा या प्रशंसा के में आप हो सकते थे कि एक पक्ष में करें, यहाँ पे शांति बहाली की बात थी, अमन चैन की मामला था, देश के अंदर इस मसले के ऊपर चर्चाएं हो रही थी। विपक्ष के तमाम राजनीतिक नेता, प्रियंका गांधी, शरद पवार, सबने इस पर सवाल कर रहे हैं। अब इस बात को क्यों कह रहे हैं, इस मामले के साथ यूएन के अंदर न्यूट्रल भूमिका के अंदर आए भारत, और हमारे इस देश में न्यूट्रल का मतलब भी होता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर कूटनीति में यह बात समझा जा सकता है कि ऐसे मामले में न्यूट्रल होना जो है, यानी आप जो इस शांति प्रस्ताव युद्ध विराम का जो विरोध कर रहे थे उनकी तरफ झुके हुए हैं। तो कतर जो है इस मामले में लगातार मध्यस्थता की कोशिशें कर रहा था। इतना ही नहीं, कतर ने जो हमास के बंधक बने हुए इजराइल नागरिक है ना, उसको भी कतर ने छुड़ाने के लिए मध्यस्थता की, उसके लिए कोशिशें की, उसके लिए प्रस्ताव भी किया कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बंधकों को कतर के प्रयास से उन्हें हमास से मुक्त किया गया, छुड़ाया गया। कतर एक ऐसा जगह है, कतर के बारे में ऐसे समझिए, कतर एक ऐसी जगह पे है जहां पे अमेरिका का पूर्ण प्रभाव है, पूरा प्रभाव है। ये इसलिए भी हम कह रहे हैं ना कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर, विदेश नीति के भीतर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस सवाल को जानने के लिए। कतर के अंदर पूर्ण प्रभाव है अमेरिका का। कतर के अंदर वो जगह है जहां पे तालिबान का ऑफिस है। ये आज ही नहीं है, जब सत्ता अफगानिस्तान का है तभी नहीं, जब अफगानिस्तान के भीतर में अमेरिकी फौज मौजूद थे, अफगान के भीतर तालिबान अमेरिका फौजों से लड़ रहा था, उस समय भी तालिबान का ऑफिस जो है कतर के अंदर था, और कतर ही वो जगह है जहां अमेरिका जो है और तालिबान के बीच में समझौता हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता हस्तांतरण जो किया गया, सत्ता जो सौंप दी गई, उसके समझौते के लिए कतर की में उसकी नींव पड़ी थी। समझौते की नींव कतर के भीतर में तालिबान के बड़े नेता मौजूद हुआ करते थे, और अमेरिका के साथ में मीटिंग कतर के अंदर उन्हीं के साथ हुआ करती थी। कतर के भीतर में हमास का ऑफिस, जिनको दुनिया में उग्रवादी, चरमपंथी या फिर आतंकवादी संगठन कह लेते हैं या कहते हैं, ये सामान्य रूप से करीब करीब सबके ऑफिस कतर के अंदर मौजूद है। और उसी कतर के अंदर मौजूदा
प्रभावी रूप से मौजूद है। यह कहा भी गया है कि अलकायदा से लेकर के तालिबान तक सबके जन्म अमेरिका, सबके जन्म देने वाला अमेरिका का रोल रहा है। उसके नींव के ऊपर जितने चरमपंथी उग्रवादी तालिबान से लेकर के अलकायदा तक जितने भी आतंकवादी संगठन हुए, सबके बारे में कहा जाता है कि उनके नींव के अंदर, उसके नींव में जो है अमेरिका का ईंट पड़ा है। ऐसे कतर में अमेरिका जो है, जहां पर आतंकी संगठनों से भी, तालिबान को आतंकी संगठन कहते थे अमेरिका, तालिबान से इतना दिन लड़ाई भी लड़ा, कतर में उसी सत्ता सौंपा उसे अमेरिका, जिन्हें अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित करता है, उनके साथ डील भी कतर के अंदर करता है, और कतर में ऐसा हुआ है। तो क्या भारतीय विदेश नीति जो है, भारतीय कूटनीति जो है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है क्या? सवाल यहां पर यह है। और सवाल जो है, क्या इन सबों संबंध में जो जाल बनता है, जो पूरी प्रक्रिया के अंदर जो भारत के अंदर जो प्रयास है, जो भारत का प्रयास है, इन सबों का जो मिश्रण है ना, वो किसी राजनीतिक लाभ के अंदेशे से कहीं भरा हुआ तो नहीं है? एक सवाल यह भी है। खैर, उम्मीद के साथ भारत सरकार इसके लिए पहल करे, बिना किसी राजनीतिक लाभ या श्रेय के अपने मंशा ऐसा कोई दिमाग में रख करके इसके लिए प्रयास करे, पहल करे, कोशिशें करे, और जो कुछ भी हमारे देश में बैठे हुए रक्षा विशेषज्ञ, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ जो बतौर राजदूत कतर के अंदर रहे हैं, उनके सलाह मशवरे पर भी गौर करना चाहिए और उसको सुनते हुए आगे प्रयास करना चाहिए। फिलहाल जय हिंद।